गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यहाँ मैं बता दूं कि कुछ तकनीकी कारण से मैं अपने क्लासेस को नहीं ला पा रहा था। मैं काफ़ी समय के लिए बाहर चला गया था, आउट ऑफ इंडिया चला गया था और फिर जो पेंडेमिक आ गया ना, कोविड-19, उसके कारण जो है मैं कई जगह पे फंस गया था और इस कारण से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। चलिए अब हम वापस लौटते हैं और अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। बहुत देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आप तक बेहतरीन सामग्रियों को हमेशा लेकर के आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत से। तो मध्यकालीन भारत जो है उसमें कुछ खास क्वेश्चंस बने हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बीपीएससी 66 के लिए या आगे जो भी बीपीएससी आएगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो हिस्ट्री के इन्हीं क्वेश्चंस को उठाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को लेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको लेंगे। तो मुग़ल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है ना। मुग़ल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है ना। ये रीढ़ लिखा हुआ है, ये रीढ़ है। कालीकट कला पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है ना। कालीघाट कला पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। ये आप इसको एकदम से ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको हटा के मैंने इसको वन लाइनर फॉर्मेट में कर दिया है ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए। ऑप्शन के फॉर्म में देता तो शायद उसको आप भूल जाते। तो देखिए, कालीघाट चित्रकला का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो मुग़ल शासकों के नियंत्रण में कम समय तक था। अतः इस कला पर मुग़लों का प्रभाव नहीं आ सका, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला पर मुग़ल कला का प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन में जो था ना कि मुग़ल चित्रकला का प्रभाव कहाँ नहीं था, तो वहाँ ऑप्शन में 4-5 दिए हुए थे, तो मैंने ऑप्शंस को छांट दिया है और ये आपके फॉर्मेट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये यूपीएससी में 12-15 साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन। चलिए इसको फिर वापस से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा जीमूतवाहन ने भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा है। हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की है। तो जो लिखा हुआ है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति संभव है कर्म द्वारा। हम लोग मीमांसा दर्शन को जानते हैं कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है। इसमें ज्ञान के स्थान पर वैदिक कर्मों के अनुष्ठान को ही साधन स्वीकार किया गया है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। अब हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज है। तो ये पूछा गया था कि प्रायः क्या है, त्रिभुज है, द्विभुज है? तो नहीं, वो चतुर्भुज है। तो इसको भी हम लोग गौर से देखते हैं कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल कला की सर्वोत्कृष्ट नमूना है। आपने ध्यान दिया होगा कभी नटराज की मूर्ति पर? आप मुझे बताएं कि नटराज की मूर्ति है वो बाएं पैर पे खड़ी है या दाहिने पैर पे खड़ी है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप जवाब देंगे? चलिए आगे देखते हैं। गोल गुंबज बीजापुर संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। बिल्कुल, गोल गुंबज जो है बीजापुर में वो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। अब इसका देखते हैं कि बीजापुर का गोल गुंबज संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है।
तो गोल गुंबज क्या है? तो सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है, जिसको अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। हम लोग जानते हैं कि अष्टप्रधान जो थे उस एक मंत्रिपरिषद थी, तो कहाँ थी ये? मराठा प्रशासन में। हम लोग जानते हैं कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने इसका निर्माण किया था। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी, ये सिर्फ सलाह देते थे, कोई नीतिगत फैसले नहीं लेते थे। ये अष्टप्रधान सिर्फ क्या थे? एक सलाहकार बोर्ड था। अब लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को देखें। तो मानचित्र पर दिए गए मार्ग का सैन्य अभियानों में अनुसरण किया था। तो ये किया था मालिक कफूर ने। हम लोग ये देखते हैं कि ये भारत का नक्शा मैं कैसे भी खींच पाया इसको, और यहाँ से सैन्य अभियान शुरू हुआ है और ये लास्टली रामेश्वरम तक चला गया था। और रामेश्वरम में जाके मालिक कफूर ने एक पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था, और एक बहुत पुराने एंशियंट साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। और मालिक कफूर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मालिक कफूर जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, और वो एक एनक था, यानी कि एक हिजरा था। तो हम लोग देखते हैं कि इसने क्या किया। तो इसने क्या किया था कि पहले मानचित्र को देख लेते हैं कि मानचित्र पर निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण विजय के क्रम में देवगिरी, वारंगल, होयसल, मालाबार व मदुरै को विजित करते हुए यह रामेश्वरम तक पहुंच गया था। ठीक है। अब बाकी चोल साम्राज्य वगैरह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको कभी न कभी अलाउद्दीन खिलजी और बाकी लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुँचते हैं और देखते हैं। तो नस्तलीक है ना, नस्तलीक है तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आप इसको एकदम घोट लीजिए। नस्तलीक क्या है? तो यह मुगल काल की फारसी लिपि थी, यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। नस्तलीक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। थोड़ा और डिटेल से इसको जानेंगे और गहराई से तो हमें क्या मालूम पड़ता है? यह मुगल काल की फारसी लिपि थी, यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। ठीक है, यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी। ये क्या थी? मुगल काल की लिपि थी, मुगल काल की। तो नस्तलीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कब होती थी? तो मुगल काल में। ठीक है, और क्या थी? इसको एकदम घोट ही लीजिए इस चीज़ को, है ना, क्योंकि यह मुगल काल की फारसी लिपि थी, यह उर्दू की पारंपरिक लिपि थी, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को देखें। मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत थे की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको डीप में जाएंगे तो जो कहते हैं कि इस्लाम में कट्टरता थी, तो सूफियों ने उस कट्टरता को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था, क्योंकि गीत संगीत वगैरह जो थे वो पार्ट था भक्ति का। अभी भी हम लोग सूफिया कलाम बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत आनंद आता है उसमें। और हम लोग जानते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1146 से 1236 के बीच में की थी। इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की। ये संगीत को महत्व देते थे। इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। इसमें ये लोग जो है ईश्वर को मानते थे अपना प्रेमी, और खुद को खुद को प्रेमिका मानते थे। ये काफ़ी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। 10 मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। देखिए, मुगल चित्रकला जो है वो जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। प्रायः होता है कि किसी एक राजा के राज्यकाल में जो है कोई कला, आर्किटेक्ट हो या चित्रकला हो या कोई भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। तो मुगल चित्रकला जो थी वो जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। हम लोग जानते हैं कि मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। जहांगीर ने स्वयं चित्रकला में रुचि ली एवं कई चित्रकारों को प्रश्रय दिया। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी प्रथा इसलिए लागू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो मनसबदारी प्रथा 1575 में अस्तित्व में आई। मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ यह होता है, देखिए, मनसब शब्द का जो अरबी भाषा में अर्थ होता है वो होता है पद, है ना। तो मनसबदारी, है ना, यानी कि पद जो है मनसब का मतलब होता है पद, बदारी इसको कह सकते हैं। मनसबदारी, मनसब का अर्थ होता है पद, कोई पोस्ट, है ना। तो अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में दी गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो साफ सुथरा जो है प्रशासन के लिए मनसबदारी प्रथा जो है वो लागू की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट इसको लिख दिया, गुरु अर्जुन देव, और क्या है ये, आदि ग्रंथ है। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरा और पीरी गुरु हरगोविंद, मंजी अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध है। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने क्या, आदि ग्रंथ की रचना की है। और इसमें क्या है, उसमें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया। कब किया था, 1604 ईस्वी में पूर्ण किया। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरा और पीरी गुरु हरगोविंद, मंजी अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, किसने की थी, तो ये रस खान ने की थी, है ना। एक मुस्लिम संत ने कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। बहुत प्यारी कविता है, मैंने पढ़ा भी था उसको एक बार। तो रस खान लगभग 1558 से 1628 में हिंदी के कवि थे। ये मुस्लिम थे परंतु साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे। इन्होंने प्रेम वाटिका नाम की काव्य रचना की थी। ठीक है, और हमने शायद हाई स्कूल में उसको पढ़ा था। बिहार बोर्ड में हाई स्कूल में रस खान की कुछ रचनाएं हैं। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबर ने भव्य उपाधि धारण की। तो ये भव्य उपाधि थी जिल्ले इलाही की। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किसने की थी, तो बलबर ने की थी। तो बलबर ने जिल्ले इलाही नामक उपाधि धारण की। तूतीय हिंद का संबंध अमीर खुसरो से है। कैसरे हिंद का संबंध महारानी विक्टोरिया से है तथा दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रवर्तित धर्म है। तो मैंने डिटेल से इसलिए बता दिया ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, तो मैं अपनी दोबारा रिपीट करता हूँ कि अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबर ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की धारण की थी। इसके अलावा जैसे बलबर ने तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। तूतीय हिंद का संबंध अमीर खुसरी से है। तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता, वो बोला जाता है अमीर खुसरो को। कैसरे हिंद का संबंध महारानी विक्टोरिया से है तथा दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रवर्तित धर्म है। अब 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। सैनिक विभाग का प्रमुख था वो कौन था, तो मीर बख्शी था। ठीक है, अकबर के टाइम में हम लोग देखें तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग, शस्त्र, रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति एवं वेतन देना था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम था मीर बख्शी का। क्या क्या काम करता था ये, तो उस समय सैनिकों का फोटो तो होता नहीं था, तो हुलिया लिखा जाता था। तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग, शस्त्र, रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति एवं वेतन देना था। चलिए फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं हम लोग कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म ग्रंथ का प्रवर्तक और प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। बिल्कुल, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं।
तो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए और अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। चिश्ती शब्द अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान का एक गांव है चिश्त, वहां से चिश्ती लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, महात्मा महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के युग में सही सुमेलित है। तो पंपा जो कन्नड़ में लिखा गया था ना, वो इसका सही सुमेलन है। हम लोग देखते हैं कि पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। जो पंपा थे उन्होंने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत हॉट क्वेश्चन है और ये सब यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। तो बीपीएससी पैटर्न बदलेगा तो यहीं से उसके क्वेश्चंस घूमेंगे, वो कहीं मंगल ग्रह से क्वेश्चन लाने वाला नहीं है। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। तो हम लोग जानते हैं कि अबुल फजल ने कई ग्रंथों की रचना की तथा अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है। तो ये क्या किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। 90 नंबर क्वेश्चन को देखें तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था वह था सुमंत। ठीक है, सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था तथा पेशवा मुख्यमंत्री होता था जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। सुमंत विदेशी मामलों की देखभाल करता था। सुमंत क्या करता था? विदेशी मामलों की देखभाल करता था। बाकी और जो काम करते थे वो भी देख लेना है। तो आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो क्या पहुंचा था? सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से जो कंधार जो था उसका सैनिक महत्व बहुत था, तो वो निकल गया तो बहुत धक्का पहुंचा था। तो शाहजहां ने 1638 में ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया था, परंतु 1649 में पुनः खो दिया। कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। सल्तनत काल में फ़ाजिल का अर्थ था। तो फ़ाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि को क्या बोलते हैं? फ़ाजिल बोलते हैं। तो देखिए, एकता पाने वाले व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था। यह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर शेष सुल्तान को भेज देता था, जिसे फ़ाजिल कहा जाता था। समझ गए आप? वापस से, फ़ाजिल किसको बोलते थे? तो एकता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर शेष सुल्तान को भेज देता था, जिसे फ़ाजिल कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने खूब सारे नहरें बनवाई थी। हम लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। मतलब प्रारंभ में तुर्की प्रशासन जो था वो सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, हम लोग जानते थे ऐसा हुआ था। तो एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव हेतु दिया जाता था। एकता क्या था? एकता जो था जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना के प्रमुखों को सैनिक टुकड़ी के रख रखाव के लिए दिया जाता था। 24 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों को बड़ुख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। बिल्कुल सही बात है, बल्क है, ये बल्क है ना? वही देखो मैं, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों को बल्ख, बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बदखशां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। ये सिंपल है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। दारा शिकोह कौन था और औरंगजेब ने क्यों उसको मार दिया, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इतने बेसिक्स तो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे फिलहाल, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं कि दारा शिकोह ने कौन कौन से अभियान में भाग लिया था, कौन से साल में लिया था। अगर ये पूछ जाए तो थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा डीप में जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25, अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। तो अहदी में घुड़सवार सिपाही थे तो क्या करते थे वो, तो वो थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, एकदम सिंगुलर अपनी सेवाएं प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। वो किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं करते थे। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, ठीक है ना, सम्राट ही उनका आसन्न कर्नल था। अहदी क्या थे, ये घुड़सवार सिपाही थे, अहदी घुड़सवार सिपाही थे। तो अहदी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था। इनका वेतन क्या था, बहुत ऊंचा होता था। ये मेढक की आवाज़ से मैं काफ़ी परेशान हूँ। रात में काफ़ी बारिश हुई है तो ये मेढक है ना, वो चुप रहने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार ही अपनी। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सही कालानुक्रम है, जैसे जैसे पहले क्या बना इसके बाद क्या बना, इसको सेट करना था। तो सबसे पहले जो है वो कुतुब मीनार बना, फिर बना तुगलकाबाद का किला बना, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। तो ये थोड़ा अगर इतिहास की जानकारी रहेगी तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार कब बना था, कुतुब मीनार बना था 1192 में। ध्यान है, कुतुब मीनार कब बनाया था और किसने बनाया था, तो कुतुब मीनार बना था 1192 में। तुगलकाबाद का किला कब बनाया था, तो ये बना था 1321 से 25 के बीच में बना था, तुगलकाबाद का किला बना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोधी गार्डन। तो लोधी गार्डन कब बना था, तो लोधी गार्डन बना था, ये बना था लगभग 1517 के करीब बना था, है ना, लोधी गार्डन 1517 के करीब बना था। और फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी अगर देखिए तो 1569 के बीच में ये बना था, 1569 के बीच में बना था। अब मुझे इतनी डेट्स कैसे याद है, तो इसका एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक मैं फिर सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलन है, ठीक है ना, सही सुमेलन है। तो सही सुमेलन क्या है, तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण, ठीक है ना, 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। अगर आपको इसमें अगर एक दो चीज़ ही याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे 1556 में अकबर का राज्यारोहण बहुत सिंपल है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ था और हम जानते हैं 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये बहुत सामान्य क्वेश्चन था। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, तो ये था अमीर खुसरो। काव्याभिव्यक्ति के रूप में सबसे पहले जो है उर्दू का प्रयोग किया था तो वो किया था अमीर खुसरो ने, है ना। अमीर खुसरो क्या बोला जाता था, तूतिए हिंद, यानी हिंद का तोता, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 ईस्वी तक थे, एक फारसी कवि थे जो दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंध रखते थे। इन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। और जैसे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे थे ना, तो 27 नंबर क्वेश्चन में कई सारी चीज़ थी जिसको कि हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसको ना 27 नंबर क्वेश्चन को। वैसे कुछ खास नहीं है, मैंने नॉर्मली बता दिया कि इसमें क्या 27 नंबर क्वेश्चन में जो चीज़ कुछ और बताने की जो मेरी इच्छा थी वो ये थी कि जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 18 जून 1576 में राजस्थान की हल्दी घाटी नामक स्थान पर मुगलों व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया था। ये अकबर के सेनापति राजा मानसिंह की मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ निश्चित जीत थी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये जानना भी
ज़रूरी है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाराणा प्रताप के जो वो थे क्या बोलते हैं सेनापति, उनका नाम क्या था। अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही स्तरीय नहीं थे तो मैंने उसको यहाँ पे छांट दिया है। तो घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ठीक है, ये मध्यकालीन भारत में हम जानते हैं कि घोड़ों को जो है वो आराम देना होता था, युद्ध के समय उसको बदलना होता था। तो इसमें क्या देखिए, जो द्विअस्पा अस्पा प्रणाली का प्रारंभ जो है वो अकबर जहांगीर ने किया था। और सिंपल चीज़ है तो इसको आगे देखते हैं। आगे क्या है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, और इसका कारण ये था कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। विशाल भूमि क्षेत्रों का अभाव था तो छोटे राज्य विकसित हुए, बड़े राज्य हो ही नहीं सकते थे विकसित, है ना। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ क्षेत्रों का अभाव था, ठीक है, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं गंगा की पेटी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत जो कि पूरी सेना को पाल सकती है, इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। अनाज होगा तभी तो राज्य बनेंगे। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी। तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के ऊपर में। क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसका चचेरा भाई उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी टाइप का बादशाह था, इसने सबको बहुत परेशान किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग डिटेल से भी कभी पढ़ेंगे, पूरा पाठ ही करेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। जैन उल अबादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो उसमें बुर्ज है, बौद्ध पैगोडाओं से समानता है और फारसी शैली है, ठीक है, ये तीनों उसमें है। और जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर में है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य नौहत्ता में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने कराया था। बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जैन उल अबादीन ने इसका विस्तार किया था। तो ये जानना जरूरी है, जैन उल अबादीन ने क्या किया था, इसका विस्तार किया था। बनाया किसने था, ये सब भी बिल्कुल जान के रखिए। अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं सही सुमेलन है। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आए थे, शाहजहां आए थे ट्रेवेनियर में, और शाहजहां में आया था ट्रेवेनियर, और औरंगजेब में आया था मनुची, ठीक है। तो ये भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहा। ये जहांगीर के दरबार में आया। थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खान की उपाधि किसको दी जाती थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 है ना। तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को हम लोग जागीरदारी प्रणाली बोलेंगे। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयत वाली प्रणाली। बहुत सिंपल है। और ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है कि महालवाड़ी व्यवस्था जमींदार द्वारा व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार व रैयत के बीच सीधा संबंध है। जमींदारी प्रणाली है, जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक्स है। थर्टी 37 नंबर है। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल बनाया, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि संभाजी क्या थे। 1680 से लेकर 89 के बाद
राजा राम, शिवाजी द्वितीय व ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पर आसीन हुए। बालाजी विश्वनाथ ने साहू को जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए। ना बाद में क्या हम देखते हैं कि जो मराठा प्रशासन जो था ना, उसमें पेशवा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। अब देखिए सही कालानुक्रम है तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है सबसे पहले हुआ था, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल आया। तो ये सब सही शासन कालानुक्रम है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1509 से 30 तक, है ना। ये रहा 1509 से 1530 तक ये रहा था, ना। ये कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा था। हम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1206 से 1210 के बीच में। अगर कुछ गलत हो तो एक बार देख ले। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो नीचे जो पिंड मैसेज है ना, पिंड मैसेज में मैं डाल दूंगा कि यहाँ गलती हो गई है। वैसे मैं जानबूझ के गलती तो करता नहीं, लेकिन 100 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं ना तो उसमें 2 क्वेश्चन में नॉर्मली गलती हो जाना बहुत कॉमन है। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1498 में। पुर्तगाली 1498 में आए थे। और फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो ये हो जाता है कई बार कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो कई बार आपसे गलतियाँ हो जाती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग कि 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इकता जो है, इकता दिल्ली के सुल्तान ने प्रणाली शुरू की थी। इकता प्रणाली। जागीर मुगल दिया करते थे, अमरम विजयनगर से संबंधित थे और मोकस मराठे दिया करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रणाली और से संबंधित शासन का सही सुमेलन इस प्रकार से है। इस प्रकार से ऐसे है कि इकता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर और मोकस मराठे। अब 41 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। देखिए ये है, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा क्या कहती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ठीक है ना। तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी क्यों? क्योंकि वो सेकुलरिज्म में उसकी आस्था थी। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह का शासन जो था वो 1556 से 1627 तक था। ये बीजापुर सल्तनत का शासक था। इनको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी क्योंकि ये सेकुलर थे। ये धर्म को शासन के बीच में नहीं लाते थे, है ना। अब लोग 42वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो जो संत और जिनका जो काम था उसको देखते हैं। तो नामदेव जो थे वो दर्जी थे। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। रविदास क्या थे? मोची थे। और सेना जो थे वो क्या थे? नाई थे। ठीक है। विभिन्न संत एवं उनकी व्यवसाय का सही सुमेलन इस प्रकार से है कि नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर थे वो जुलाहा थे। रविदास क्या थे? मोची थे। और सेना क्या थे? नाई थे। तो ये हमें बिल्कुल मालूम रहना चाहिए कि कौन क्या था। चलिए कम से कम 50 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ले। मेरी तो इच्छा थी कि पूरे 100 क्वेश्चंस में इस पार्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि 50 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही लें। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है ना। अब चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में हुई थी। उसके नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश का शासन कब था? तो 1211 से 1236 के मध्य था। परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज़ खान कर रहा था। चंगेज़ खान जो था वो ख्वारिज्म के शाह का पीछा कर रहा था, तो उसको शरण ही नहीं दिया इल्तुतमिश, तो बाहर से ही वो लौट गया।
अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबुल मक्का या मक्का द्वार सूरत को कहा जाता है था। तो मुगल काल में कहा जाता था सूरत को क्या कहा, बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसमें क्या था, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का के तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी। सूरत जो था बंदरगाह वाला, सूरत से मक्का की यात्रा प्रारंभ होती थी, इसलिए इसको मक्का द्वार कहा जाता था। 45 नंबर क्वेश्चन को देखें। जैसे दीवाने बंदगानी, ये तुगलक से संबंधित है, ठीक है ना। तो दीवाने बंदगान जो था ना, उसका संबंध है फिरोज शाह तुगलक से। ये गुलामों का विभाग था, है ना। दीवाने बंदगान क्या था, गुलामों का विभाग था। और दीवाने मुस्तखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी इसको लेके आया था, ये भू राजस्व विभाग था। दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था, ये कृषि विभाग था। और दीवाने अर्ज बलबन लेके आया था, ये सैन्य विभाग था। अगर बीपीएससी क्वेश्चन को टफ करेगी तो ऐसे आपस में मैचिंग करवा लेगी, तो एकदम इसको घोट लीजिए ये इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम लोग कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय था। बिल्कुल, राणा सांगा जो थे वो बहुत ज़्यादा दुर्जय थे इब्राहिम लोदी से, और बाबर को नाके चने चबाने पड़े थे खानवा के युद्ध में। खैर, हम लोग जानते हैं कि उसकी जो है नीति श्रेष्ठ थी बाबर की, और वो आसानी से तो नहीं, लेकिन युद्ध जीत गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, उसमें पराजित हो गया था। 47 का हम लोग देखते हैं। 47 नंबर कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, तो हमने उसको हटा दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि रामानंद यानी भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। सबसे पहले रामानंद ने इस्तेमाल किया था हिंदी का। तो रामानंद जो थे वो 1360 से 1470 में पहले भक्ति संत थे, जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय इन्हीं को है, ठीक है ना। तो ये कौन थे, ये रामानंद थे, जो भक्ति को कहाँ से कहाँ लेकर गए, भक्ति को कहाँ से कहाँ लेकर गए। चलिए, ये उत्तर भारत लाने का श्रेय इनको है। दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में ले आए ये। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। हम जानते हैं फिरोज तुगलक ने क्या किया था, तो गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। और फटाफट बताइए उस गुलाम के विभाग का क्या नाम था। देखिए, यूपीएससी ने एक बार तो क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लिया था, और सेम क्वेश्चन को जो है दोबारा से आपको रिपीट कर दिया, यानी क्वेश्चन जो है मतलब रिपीट होता है। जैसे कि हमने देखा था 45 नंबर क्वेश्चन, दीवाने बंदगानी कौन लेके आया था, तुगलक के समय में था। क्या था, दीवाने बंदगान क्या था, तो फिरोज शाह तुगलक का गुलामों का विभाग था। और नीचे फिर जो है 49 नंबर क्वेश्चन पे जो अगले साल पूछा गया, नेक्स्ट ईयर पूछा गया कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ठीक है ना, बिल्कुल किया था। क्या नाम था उसका, दीवाने बंदगान, है ना, दीवाने बंदगानी तुगलक। तो यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, बीपीएससी भी क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर आप थोड़ा सा भी गहराई से पढ़ेंगे तो आप आराम से प्री तो निकाल ही ले जाएंगे। बाकी मेंस में तो आपको राइटिंग एबिलिटी और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए आपको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर में जाते हैं, ठीक है। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था, तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। तो क्या चाहता था शाहजहां कि बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। ये शाहजहां का उद्देश्य था, सामरिक महत्व का चीज़ था ना वो। और शाहजहां ने बल्ख व बदख्शा में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया ताकि वहां के कबीलाई विद्रोहों का पर नियंत्रण रखा जा सके। तो चलिए, 50 क्वेश्चंस को मैंने अभी देखा है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा, और मध्यकालीन भारत में जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उसको ख़त्म कर देंगे, और उसको इस तरह से ख़त्म करेंगे ताकि हमें बीपीएससी प्री जो होने वाला है, आज नहीं तो कल तो होगा ही, उसमें हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिले। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।